हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार कोटा में। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए, उन लोगों के लिए ये जो आज का वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खासतौर से उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की है, या जिन बच्चों को मतलब लास्ट के कुछ टॉपिक्स में वीक रह गए हैं, समझ में नहीं आया है क्लास के अंदर, या हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनका फोकस नहीं रहा क्लास के अंदर, अपनी स्टडी में फोकस नहीं रहा। तो कहने का मतलब कि जिन बच्चों के टॉपिक्स पिछले वाले वीक रह गए हैं, तो उनको लगता है कि मैं आगे प्रिपरेशन करूं या ना करूं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खास तौर से मैथमेटिक्स में उन टॉपिक्स के बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में जो हमें जरूर से जरूर करने चाहिए यदि हम लोग आईआईटी जेईई मेंस क्रैक करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, उनको किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करें जो हमारा मैथमेटिक्स है, आईआईटी जेईई सिलेबस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं यहां पर अलजेब्रा, कैलकुलस। आपको पता है काफी वेटेज होता है कैलकुलस का भी। इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। एक है यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसके अलावा है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर 3D और फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो जो आईआईटी जेईई का जो मेन सिलेबस है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है यहां पर। तो आप देखेंगे जब आप इस सिलेबस को कैटेगराइज करते हैं यहां पर, तो कैटेगरी में अलजेब्रा का जो वेटेज आता है वो सबसे ज्यादा वेटेज होता है अलजेब्रा का, जिसमें आप देखेंगे यहां पर स्पेशली हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की, या हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, या फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस अलजेब्रा के अंदर आते हैं। और ध्यान रखिएगा यदि आप लोग 2019, 20, 21, 22 आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि अलजेब्रा वाला जो सेक्शन है इससे आपको 9 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस मिलते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं अलजेब्रा के अंदर। ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है अलजेब्रा का यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो चैप्टर्स आते हैं, आप कौन कौन से चैप्टर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, मस्ट डू वाले जो चैप्टर्स हैं, उनकी सीक्वेंस हमें क्या रखनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं अलजेब्रा के बाद जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है यहां पर कैलकुलस, जिसका वेटेज अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहां पर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, यदि दोनों को कंबाइंड हम लोग कर दें तो इन दोनों का जो कंबाइंड वेटेज आता है, मतलब कंप्लीट कैलकुलस जो आता है वेटेज, आप देख सकते हैं अराउंड 30% के आसपास इसका वेटेज आता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे यहां पर 8 से 9 क्वेश्चंस आपको कैलकुलस सेक्शन से मिलते हैं। ठीक है ना। और देखो कैलकुलस से जनरली क्या होता है, बच्चों को बहुत फियर होता है कि पता नहीं कैलकुलस है तो मेरे से क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा यहां पर कैलकुलस के अंदर वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो हलवा टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे कि आप लोग स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। इसके बाद आता है यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी अगेन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पेशली स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की। ठीक है ना। तो जनरली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ऑन एन एवरेज। कई बार ज्यादा भी हो जाता है, 6 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सेक्शन है यहां पर, इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 18% इसका वेटेज होता है लगभग देखा जाए तो। वेक्टर 3D काफी मजेदार है, काफी इजी भी होता है वेक्टर 3D। ठीक है ना। वेक्टर 3D में आप देखेंगे आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वेक्टर 3D में। वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मतलब अटेम्प्ट करने ही वाले होते हैं, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। तो आप देखोगे ये एक ऐसा सेक्शन है यहां पर वेक्टर 3D जो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी एग्जाम के लिए। ठीक है ना। और इसके अलावा एक सेक्शन और आता है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, 7%।
इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। आइदर देयर कंपाउंड एंगल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कई बार हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी मिल जाए, मतलब 3 भी मिल जाए, डिपेंड करता है, क्योंकि जो सिलेबस है, जो वेरिएशन है एग्जाम का पैटर्न का, वो लगभग चेंज होता रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर साल जो पैटर्न है IIT JEE का वो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग एवरेज बात करें, यदि यहां पर प्रीवियस 3-4 साल की हम बात करें, तो जो एवरेज निकल कर आता है वो सेक्शन वाइज कुछ इस तरह से निकल कर आता है, ठीक है ना। तो यदि हम यहां पर बात करें कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को करने ही चाहिए, और वो बहुत इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 3 महीने का, 4 महीने का। यदि मान लो एग्जाम जनवरी में भी होता है तो भी हम लोगों के पास अभी 3 महीने का टाइम है। तो इन 3 महीने में यदि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, उसको अच्छे से करें, तो यहां पर यदि हम मस्ट डू टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो हम इजीली हमारे पासिंग मार्क्स तो मैथ में ला सकते हैं, मतलब 33% मार्क्स तो आप लोगों के आ जाएंगे। यहां पर मस्ट डू टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सेट, रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। एक एक दिन में, 2-2 दिन में आप इन चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हो, तैयार कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं, सेट, रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक। इन 4 चैप्टर को यदि कंबाइन कर दें तो इन 4 चैप्टर से आप देखोगे आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन 4 टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जेईई मेंस के अंदर। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप क्वेश्चंस देखोगे तो बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, जिनको आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं इनको एग्जाम के अंदर छोड़कर आऊं। और आप देखोगे खास तौर से यहां पर इन चैप्टर्स को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। सेट, रिलेशन की बात करें तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा सेट्स में कुछ है ही नहीं थ्योरी के अलावा। रिलेशन की बात करोगे, रिलेशन आप तैयार कर सकते हो बेटा 1 से 2 दिन में। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देते हैं, जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और आप बहुत कम एफर्ट में आप इन चैप्टर्स को तैयार कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो बेटा ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में ही पढ़ के तैयार कर सकते हो, ओनली इन 1 डे, ठीक है ना। सिमिलरली स्टैटिस्टिक को भी पढ़ने में मुझे लगता है 1 से 2 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इन 4 टॉपिक्स को तो बेटा बिल्कुल तैयार करो ही करो। ये 4 टॉपिक्स तो बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है ना, सेट, रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इन चारों चैप्टर्स को तो छोड़ना ही नहीं है, दे मस्ट डू। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर यदि मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम की, तो देखो बाइनोमियल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको हर साल एक क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इवन यदि मैं बाइनोमियल थ्योरम की यहां पर बात करूं तो देखो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या है, अभी लास्ट ईयर 2022 का यदि आप पेपर छोड़ दो ना इस बार का, इससे पहले यदि आप चेक करोगे बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो जनरल टर्म पर पूछे जाते हैं। इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी जो खास जो सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो है यहां पर जनरल टर्म। जैसे कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया, x की पावर 1 का कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया, या 1/x का कोफिशिएंट आपसे पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस IIT JEE बहुत पूछता था पहले। अभी 2022 में जो IIT JEE ने बाइनोमियल पे क्वेश्चन पूछा बेटा, वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पर इस बार बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं IIT JEE ने बाइनोमियल के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर बाइनोमियल के अंदर, जनरल टर्म से रिलेटेड और एक रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन पर बाइनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप इस पर फोकस कर सकते हो। हालांकि चैप्टर पूरा की पूरा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ और ज्यादा है ही नहीं ना पढ़ने के लिए। बाइनोमियल थ्योरम में यदि हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम में है क्या, एक तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, जनरल टर्म से रिलेटेड आते हैं,
उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर, एक बनता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, और उसके बाद बनता है I+F वाला, और उसके बाद आ जाता है यहां पर कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं, छोटा सा तो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो यदि आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी जनरल टर्म को आप ध्यान से करिएगा, और रिमाइंडर थ्योरम को भी आप थोड़ा केयरफुली सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि IIT JEE इन पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्लियर है बेटा। इसके बाद यदि हम बात करें सेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेस है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ध्यान रखिएगा, लोकेशन ऑफ रूट पर काफी टाइम से IIT JEE क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपको हर बार मिलेगा ही मिलेगा क्वाड्रेटिक का। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड हो जाता है अदर क्वेश्चंस में। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो आप देखिएगा बाइनोमियल के बाद आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर इजी है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी खास तौर से आपको जो फोकस करना है, यहां पर आपको फोकस करना है एक तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस पर क्वेश्चंस IIT JEE पूछता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। नेचर ऑफ रूट्स की यदि हम बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन पूछता है। नेचर ऑफ रूट्स पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। इसके अलावा IIT JEE क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन पूछता है न्यूटन्स फॉर्मूला, ये बहुत फेवरेट है IIT JEE का न्यूटन्स फॉर्मूला, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। जैसे कि आपको दे रखा है A10 - A8 डिवाइडेड बाय A9, आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चंस IIT JEE ने पूछे हैं, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे क्वाड्रेटिक में वो है इसके कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिन्हें आप लोग खास तौर से थोड़ा फोकस करके ध्यान रख के इनको सॉल्व करें, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद है यहां पर प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है, और बहुत इजी होता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ AP एंड GP, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन के बाद आता है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये तो मतलब एक ऐसा टॉपिक है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो एक मतलब IIT JEE का मान लो बहुत फेवरेट टॉपिक है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के अंदर, और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्ट कि उसके अंदर कोई दूसरा मल्टीपल कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि PNC प्रोबेबिलिटी नहीं डाला है, बाइनोमियल नहीं डाला है। यदि क्वेश्चन प्योरली मैट्रिसेस का है, डिटर्मिनेंट का है, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है अटेम्प्ट करना। तो इसलिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा आउटपुट मिलता है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कम एफर्ट के अंदर ज्यादा आउटपुट मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना बेटा, 8 से 12 नंबर मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो चैप्टर है वो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। इस सीक्वेंस में आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को जरूर करो। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, सब भाड़ में जान दो, जो हो गया। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों को आगे के लिए क्या करना है बेटा, आगे के लिए ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, दे हैव टू मस्ट डू, ठीक है ना। इनको तो हम लोगों को करना ही करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर भी मैं आपको बता दूं, यहां पर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट के अंदर। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहां पर मैट्रिसेस में काफी पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 साल में, तो आप उन पर थोड़ा फोकस करिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को तो तैयार करने ही करने हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। 3 महीने है बेटा, 3 महीने में आप ये 6-7 चैप्टर कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों की जो कट ऑफ है मैथ्स के अंदर वो तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है ना बेटा। इसके बाद जो हमारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं, इनके बाद यहां पर कुछ टॉपिक्स और आते हैं बेटा जो हम लोगों को
कर सकते हैं। यदि हम लोगों के पास टाइम है तो उसके बाद आप यहां पर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स, दैट इज द रैंक बूस्टर टॉपिक्स। यदि आप लोगों ने सेक्शन 1 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने जो पहले मैंने आपको बताया वो चैप्टर्स कर लिए हैं, तो उसके बाद आप चैप्टर्स करिएगा यहां पर जो मैंने आपको बताए हैं रैंक बूस्टर टॉपिक्स। मतलब कि आप अपनी रैंक को बूस्ट कर लेंगे यदि आप लोगों ने यहां पर इन चैप्टर्स को भी कर लिया। उनके साथ साथ यदि आपने इन चैप्टर्स को भी कर लिया तो आपकी जो रैंक है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी, बूस्ट कर जाएगी। ठीक है ना। इसमें देखो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें मैं यहां पर एमओडी और ऐड कर दूं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देना एलसीडी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इन 3-4 टॉपिक को मिलाकर के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को आईआईटी जेईई मेंस के अंदर। ये तो टॉपिक ऐसे हैं, मेरे को लगता है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हर बच्चे का स्ट्रांग होता है। आप यहां पर थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि एक बार लिमिट आ गया ना तो लिमिट के साथ साथ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी अपने आप चलता चला जाता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है यहां पर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जो आप लोगों को करना चाहिए यदि आप लोगों ने सेक्शन 1 के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको मस्ट करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, बहुत बड़ा मार्क्स है ये, बहुत एकदम। जब आप इन चैप्टर्स को कर लोगे आपकी जो रैंक है वो बहुत बूस्ट कर जाएगी इससे, यदि आपने ये चैप्टर्स कर लिए। ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3-4 चैप्टर आप लोग कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा इनको करने में, लेकिन यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपकी रैंक जो है, जो आपके मार्क्स हैं, वो एकदम से काफी राइज कर जाएंगे। ठीक है ना बेटा। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और यदि मैं बात करूं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कहां से आता है। एक तो इसकी प्रॉपर्टीज से आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें भी खास तौर से किंग रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आईआईटी जेईई पूछता है। तो प्रॉपर्टीज आप लोग देख सकते हैं, और एक इसमें क्वेश्चंस बनते हैं लिमिट एज ए सम वाले, वो भी आप देख सकते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछता है आईआईटी जेईई। तो यदि आप पूरा चैप्टर भी यदि नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ लें, प्रॉपर्टीज का जो एप्लीकेशन है आप उसको पढ़ लें, तो वो भी मेरे को लगता है कि आपको सफिशिएंट रहेगा जेईई मेंस के लिए। कम से कम उसके चैप्टर्स जो आएंगे, मतलब क्वेश्चन जो आएंगे इस चैप्टर से, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी यदि आप पूरा चैप्टर करके नहीं जा रहे हो तो यहां पर इन टॉपिक्स को, इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स को जरूर करके जाओ। ठीक है ना बेटा। इसके बाद यदि मैं बात करूं वेक्टर अलजेब्रा की, तो ध्यान रखना वेक्टर अलजेब्रा के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत इजी। वेक्टर अलजेब्रा में है क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं यहां पर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बहुत ही आसान होते हैं। थोड़े से एफर्ट के अंदर, मतलब कम एफर्ट के अंदर ज्यादा स्कोर यदि आपको करना है तो आप लोग वेक्टर अलजेब्रा को भी उठा सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, जब आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना। तो बेटा, तो इसका मतलब है कि वेक्टर अलजेब्रा जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस चैप्टर को भी अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको एक क्वेश्चन बेटा मिलेगा ही मिलेगा हर बार आईआईटी जेईई के अंदर। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आईआईटी जेईई डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप देखेंगे हर एक पेपर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा रहता ही रहता है, या इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में ध्यान रखिएगा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है यहां पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हालांकि चैप्टर तो काफी बड़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी आ गया है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिसिटी भी आ गया है, और मैक्सिमा मिनिमा भी आ गया है। तो हालांकि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये है अपने आप में काफी वाइड, ठीक है, लेकिन है उतना ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एओडी से आप देखेंगे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एओडी के अंदर, जिसमें भी यदि मैं बात करूं एओडी के अंदर खास तौर से, तो एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का तो कंफर्म है, हमेशा पूछा जाता है टेंजेंट नॉर्मल से एक क्वेश्चन।
इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसकी मोनोटोनिसिटी का, वो कंफर्म है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, वो आपसे हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान दो, यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो आप लोग अपनी तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल हो गया, वो आप तैयार कर लो, ठीक है ना। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, इंक्रीजिंग यदि फंक्शन है तो मुझे क्या करना है, फंक्शन यदि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो मुझे क्या करना है। तो जो छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती हैं इस चैप्टर के अंदर आप उनको तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मोनोटोनिसिटी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछता है आईआईटी जेईई, तो यदि पूछता है तो आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो आप लोग तैयार कर सकते हैं। यदि आपने सेक्शन 1 वाले सारे चैप्टर्स कर लिए हैं तो सेक्शन 2 वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बेटा वो चैप्टर्स हैं जो थोड़े से इजी हैं, कम एफर्ट के अंदर आप ज्यादा आउटपुट फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर कुछ चैप्टर्स आते हैं और दैट इज दोज आर टारगेट टू आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई के और पास पहुंच जाओगे यदि आप लोगों ने यहां पर इन चैप्टर्स को कर लिया है तो, ठीक है ना। जहां पर वेक्टर 3D की हम बात करें, यहां पर तो वेक्टर में तो मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 3D के अंदर भी आपको यहां पर 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेक्टर 3D कंबाइन करके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कई बार होता है वेक्टर से 1 क्वेश्चन आ गया, 3D से 2 क्वेश्चन आ गए, या होता है कई बार दोनों से 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वेक्टर और 3D को मिलाकर के टोटल कितने 3 से 4 क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कंपाउंड एंगल, हालांकि मैं जानता हूं ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप लोग नहीं करते हैं कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बट फिर भी यदि आप लोग कंपाउंड एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप इन दोनों टॉपिक को देखोगे तो आपको यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आता है स्ट्रेट लाइन और सर्कल, जो बहुत ही बेसिक नीड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल आप उसके बाद कर सकते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हालांकि वैसे तो बहुत वाइड है चैप्टर अपने आप में, लेकिन आईआईटी जेईई जो यहां पर क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो क्वेश्चन आपसे पूछता है रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। खास तौर से ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आप पढ़ रहे हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इस पर क्वेश्चन आईआईटी जेईई पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के साथ साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो। इसके अलावा जो जनरली टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो है थोड़ा सा रोटेशन पर पूछ लिया जाए, ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो वो भी एक तरीका होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप देखोगे आपको 2 क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि इन चैप्टर्स को कर रहे हैं तो आप इन्हीं सीक्वेंस में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपाउंड एंगल यदि आप ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो आप कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन और सर्कल अगेन दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री के अंदर। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, यदि आपके पास फिर टाइम बचता है, यदि आप लोगों का इंटरेस्ट जाग गया है, आप लोगों के पास टाइम है, तो फिर आपके पास ये कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद तो फिर हमारा सेलिब्रेशन है, इसका मतलब हमारा जो क्या है सिलेक्शन पक्का हो गया है, तो सेलिब्रेट ही बनता है फिर तो उसके बाद तो, ठीक है ना। तो ये उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, एरिया अंडर द कर्व हो गया। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जनरली आईआईटी जेईई अब काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, लेकिन एरिया अंडर द कर्व एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी को यदि आप मिला लो तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी और खासतौर से स्टैटिस्टिक, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी से। कई बार 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर भी, ठीक है ना। सिमिलरली कोनिक सेक्शन जो यहां पर है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इससे भी आप ध्यान दें यहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग की स्ट्रेट लाइन और सर्कल पर आईआईटी जेईई ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर टोटल आपको 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मिलते हैं, तो किसी भी तरह से वो पूछ सकता है। इस कोनिक सेक्शन से यदि हम बात करें यहां पर तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। आईटीएफ बेटा पूछा भी जाता है, कभी कभी पूछ लेता है आईआईटी जेईई,
कई बार नहीं भी पूछता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो यदि आप लोगों ने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कर लिया है तो उसके बाद आप सेक्शन 4 के जो चैप्टर्स हैं उनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सेक्शन 1 आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। सेक्शन 1 जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सेक्शन 2 के जो चैप्टर्स हैं उनको करिए, रैंक बूस्टर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ठीक है ना, क्योंकि वो रैंक बूस्टर टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर दिलाएंगे, ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, तो वो टॉपिक्स आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जब वो टॉपिक्स हो जाएं तो उसके बाद आप सेक्शन 3 पर आ जाइएगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा रहने वाला है यहां पर। अब हम बात करें यहां पर कि हमें इन चैप्टर्स की तैयारी करनी है तो तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आती है कि बेटा मुझे तैयारी तो करनी है सर, लेकिन मैं तैयारी करूं कहां से, तैयारी करूं कैसे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो फोकस करना है यहां पर क्लास नोट्स, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप लोगों के जो नोट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स जो होते हैं बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ाता है वो अपनी सारी की सारी नॉलेज जो है ना वो निचोड़ के अपने नोट्स में देता है आपको। तो जो अपने क्लास के जो नोट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको थोड़ा सीरियसली लें, घर पर उनको डेली रिवाइज करें जो क्लास नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स जो होते हैं वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको डेली रिवाइज किया करो, ठीक है ना। और खास तौर से जो जो टॉपिक आप लोगों को बताया जाए, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लो, उसको सेपरेट कर लो, अलग से नोट डाउन कर लो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे कि बाद में रिवीजन करने में हम लोगों को आसानी रहे। तो ये जो क्लास नोट्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम लोगों को करने ही करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग एनसीईआरटी भी सॉल्व करें, खास तौर से उन टॉपिक्स के लिए, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोगों ने रखा है सेक्शन 2 में, लेकिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने रखा है सेक्शन 4 में। तो इसका मतलब क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अलावा बिना उसके तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन तो पहले आना चाहिए ना, कैसे करेंगे, तभी तो उसमें लिमिट पुट कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं और मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप पहले एनसीईआरटी लगा लें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और फिर आप उस चैप्टर को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी भी काफी हेल्पफुल है बेटा। जो जो चैप्टर्स आप लोगों ने सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में रखे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये भी काफी हेल्प होती है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आप फोकस करें बेटा प्रैक्टिस, क्योंकि जब थ्योरी पार्ट आप लोगों ने कर लिया है तो थ्योरी के बाद फिर आती है यहां पर नीड प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप कितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ लो, क्वेश्चंस एग्जाम में तो नहीं बना पाओगे। तो जो थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो आप लोगों को डीपीबीज मिलती हैं, जो सीपीबीज मिलती हैं, वो आप लोग जरूर करिए, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के यदि आप डायरेक्टली एग्जाम में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आप लोगों से इतना इजीली तो नहीं बनेंगे सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड। तो थ्योरी पढ़ने के बाद में क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस करिए डीपीपी से, सीपीपी से, और उसके बाद फिर आप जो स्पेशली जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप जरूर सॉल्व करिएगा। जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम चलता है आईआईटी जेईई का पैटर्न क्या है, आईआईटी जेईई किन टॉपिक्स पर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स तो अपने आप में बहुत वाइड है, आपको सारा की सारा करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस उन पर करना है जहां पर आईआईटी जेईई क्वेश्चंस पूछता है, पहले उनको प्रायोरिटी दो, उसके बाद जब वो हो जाते हैं तो हम बाकी चैप्टर्स के बारे में, बाकी टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं खास तौर से 2020, 21 और 22, यदि टाइम मिलता है तो 2019 भी आप लोग कर सकते हैं। रिसेंट वाले जो आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर करिएगा 2021, 22 के, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल रहेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग अपनी प्लानिंग जब बनाएंगे एग्जाम के लिए तो प्लानिंग बनाने में आप लोगों को बड़ी आसानी रहेगी,
ठीक है ना। तो इसलिए जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज होते हैं बेटा, इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। अच्छा इसके बाद सर, अच्छा ये तो ठीक है, हम लोग ये सब कर लेंगे, लेकिन ये करेंगे कहां से, ये मिलेगा कहां पर हम लोगों को। तो मैं भी उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। ये सारी चीजें आप लोगों को एक जगह पर मिल जाएंगी, और यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, दैट इज आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेंगी। इसके अंदर आप लोगों को यहां पर मिलेंगे कंप्लीट रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, कोटा क्लासरूम से आपको लेक्चर्स मिलेंगे सारे की सारे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आप लोगों के लगेंगे, आपका लाइव डाउट काउंटर लगेंगे जहां पर आप अपने लाइव डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फैकल्टी से, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर आप लोगों को 100 सीपीपीस मिलेंगे, डीपीपीस मिलेंगे, काफी सारे पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, टेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो यहां पर इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जो चीजें, फैसिलिटीज जो आप लोगों को मिलेंगी, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना। तो जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझे कहां मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आप लोगों को एक जगह पर मिलेंगी, और वो है यहां पर रैंक बूस्टिंग कोर्स। ये जो कोर्स है हम लोगों का, ये स्टार्ट हो रहा है यहां पर, इसका जो स्टार्टिंग डेट है, इसका स्टार्टिंग डेट है बेटा यहां पर 2 नवंबर, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 26 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक गूगल लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप फॉर्म फिल करिए यदि आप लोगों को स्पेशल फीस चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो डेट है 2 नवंबर 2022, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इस कोर्स के अंदर एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप लोग कंटिन्यू बना के रखिए, उसको आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर, दैट इज कॉन्सेप्ट इज नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है आप लोगों को, हमेशा अपनी जो प्रैक्टिस है, जो आप लोगों का हार्ड वर्क है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को मालूम है यदि हम किसी भी चीज को चाहें बड़ी शिद्दत से, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो हालांकि डायलॉग तो बहुत फिल्मी सा है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने एक बार ठान लिया कि मुझे आईआईटी जेईई क्लियर करना है, मेरा टारगेट है आईआईटी जेईई, तो बस ध्यान रखो, नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। अपने एफर्ट्स जो हैं हम लोगों को अपने कंटिन्यूस रखने हैं, बिना सोचे कि रिजल्ट्स क्या आएगा, कैसा आएगा, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखिए। बिकॉज ध्यान रखिएगा, हर एक स्मॉल स्टेप्स जो होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, यदि आप 1 की पावर कैलकुलेट करोगे ना 100, रिजल्ट क्या आएगा 1, सेम। यदि आप कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, आप 1 पर हैं, तो पावर 100 1, 1 की पावर 360 कैलकुलेट करो 365, रिजल्ट इज सेम एज 1, 1 की पावर 1000 कैलकुलेट करो, रिजल्ट विल बी सेम एज 1। यदि आप कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, तो आप देखोगे आपका जो आउटपुट आएगा दैट इज सेम, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने स्मॉल एफर्ट्स भी यदि आप कंटिन्यू रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे आप लोगों के एफर्ट्स होते हैं, वो एक टाइम के बाद मिलके बहुत बड़ा आउटपुट देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास अभी 3 महीने हैं, 4 महीने हैं हमारे पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप 1% भी यदि अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग 1% अपना एफर्ट कंटिन्यूस रखिए 120 डेज के लिए, आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है 1 से लेके कहां पहुंच जाएगा, 3 टाइम्स आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। ये जो आउटपुट 3 टाइम्स बढ़ेगा बेटा, ये 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है इसको इतना बूस्ट कर देगा कि आप अपना स्कोर बहुत आगे तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इवन यदि आप देखो, यदि मान लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो जनवरी की जगह पे मान लो अप्रैल में होता है, तो आपके पास तो 6 महीने हैं अभी, 6 महीने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सब कुछ निकाल पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू नेवर गिव अप, यू हैव टू मूव कंटिन्यूअसली। अपना जो वर्क है, जो अपने एफर्ट्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली करते रहिए। चाहे आप दिन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे दिन में आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने जो एफर्ट्स हैं वो लगातार कंटिन्यूअस बना के रखें, ठीक है ना। यदि आप देख सकते हैं, यदि आपने अपने एफर्ट्स 1% भी बढ़ा दिए, तो आप देखोगे 6 महीने के अंदर तो आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं
वो तकरीबन 6 टाइम्स हो जाएंगे आपके। जो आउटपुट आपको मिलेगा ना वो बहुत ही फास्ट मिलेगा, है कि नहीं बेटा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सर मैं क्या करूं, मैं आगे मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैं क्वेश्चन ही नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। बेटा डरने की बात नहीं है, आपको डर को भूलना पड़ेगा, डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब जितने भी क्वेश्चंस आपने बन रहे हैं ना, आप उनको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको साइड में रखो, यदि वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको बाद में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले पहले करते जाओ, ठीक है ना? तो अपने डर पर थोड़ा काबू पाओ, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू बना के रखो बेटा, ठीक है ना? यदि आप लोगों के एफर्ट्स कंटिन्यूस रहेंगे, आपके एफर्ट्स कंटिन्यूस रहेंगे, तो आपको कंफर्म है बेटा रिजल्ट आपको मिलेगा और वो आपके फेवर में मिलेगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यू हैव टू नेवर गिव अप फॉर योर एग्जाम। यदि आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे IIT JEE क्रैक करना ही करना है 2023 में, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखिएगा ये चीज। सो ऑल द बेस्ट।